तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 19 का 1, अनुच्छेद 19 का 1, ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए जो अनुच्छेद 19 का 1 है इसमें आपको 6 तरह के अधिकार दिए गए, कितने, 6 तरीके का। एक है जो मेंशन किया जाता है आपका अनुच्छेद 19 1 का ए, ठीक है, फिर है आपका अनुच्छेद 19 1 का बी, फिर है आपका अनुच्छेद 19 1 का सी, फिर है आपका अनुच्छेद 19 1 का डी, अनुच्छेद 19 1 का डी, फिर है आपका अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 का 1 का ई, ठीक है। एफ वाला यानी संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, तो अब बचेगा आपका अनुच्छेद 19 1 का ई, तो हट गया, ई है, ये फट गया, तो कौन बचेगा, जी बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 6 तरह के अधिकार दिए गए और इन 6 अधिकारों को क्या करेंगे हम लोग अपनी भाषा में अपने तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार से बताएंगे कि आपको दिमाग में छप जाए प्यारे साथी। देखिए अनुच्छेद 19 1 में क्या कहता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण या फिर आप कह सकते हैं कि बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है साथियों, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है मेरे प्यारी, ठीक है, स्वतंत्रता। अब बात ध्यान रखना, बोलने का मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं किसी को रिया देंगे, ठीक है। आपको अगर संविधान में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी दिया गया है तो इसका मतलब नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल देंगे, गरिया देंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया, तो आप असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे और आप किसी को अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी आप उचित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, आपको बोलने की पूरी आजादी है। वही बात करेंगे अभिव्यक्ति की, तो अभिव्यक्ति क्या होता है, 3 तरह का होता है, अभिव्यक्ति आप 3 तरीके से कर सकते हैं। अब सर अभिव्यक्ति 3 तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं प्यारे साथी, तो ध्यान रखिएगा कैसे कर सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, बोल कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बोल करके अभिव्यक्ति कर सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, लिख करके अभिव्यक्ति कर सकते हैं, और तीसरा क्या कर सकते हैं, इशारा के माध्यम से, क्या कर सकते हैं भाई, इशारा या संकेत के माध्यम से अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझाऊं, राष्ट्रगान को ही उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। कई बार आप क्या करते हैं, राष्ट्रगान को जब हम लोग चल रहे होते हैं, कई राष्ट्रगान बज जाता है तो हम लोग कुछ बोलते हैं एकदम शांति से बस खड़े हो जाते हैं, ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, इशारा के माध्यम से। या पहले तो मैं समझाता हूं, हम लोग बोल के भी क्या करते हैं, राष्ट्रगान को गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग गा के भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कुछ लोग जो बोल नहीं पाते हैं वे या तो इशारा के माध्यम से या फिर लिख करके भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी जहां पे आप बोल नहीं सकते हैं वहां पे आप लिख करके अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। आजकल तो भाई ये मोबाइल है ना, आजकल मोबाइल है ना, आप चाहे तो मोबाइल पे बात कर लीजिए, या फिर अगर बात नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोग आपके पास आसपास रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी मन की अभिव्यक्ति को लिख करके क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं। अरे बोलो, करते हैं ना, ठीक। इसके अलावा तीसरा है इशारा, इशारा संकेत के माध्यम से, जैसे कि राष्ट्रगान बजा तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम शांति से अगर खड़े भी हो जाते हैं तो ये एक तरह से संकेत जाता है, एक तरह से इशारा यह जाता है कि हम अपने देश के प्रति अपना प्यार अपना प्रेम दिखा रहे हैं साथी, बात समझ गए ना। और ध्यान देना, इसको अगर मॉडर्न यानी आधुनिक उदाहरण के तौर पे समझे तो जैसे आप अपने प्यार को ले सकते हैं, लव को ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको किसी को प्रपोज करना, पहली बात तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोलने का अधिकार है, ठीक है, आपको क्या है, बोलने का अधिकार है, यानी आप किसी को प्रपोज भी कर सकते हैं। प्रपोज करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 19 1 के ए के अंतर्गत ही मिलेगा, ठीक है, बात समझ गए ना। बोलने के अधिकार के अंतर्गत ही क्या आता है, आपका प्रपोज करने का भी अधिकार आता है, ठीक है। आप किसी को भी क्या कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, प्रपोज करने का अधिकार, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, प्रपोज करने का अधिकार, यानी अगर आप इंसान हैं तो आपके अंदर फीलिंग्स होंगी, ठीक है, बात समझ रहे ना, और अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होंगे आपसे, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रपोज करने का आपको अधिकार दे दिया जाता है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 19 1 के ए के अंतर्गत। हालांकि ये लिखा नहीं गया है लेकिन ये इसमें निहित है, ठीक है, हालांकि निहित बहुत सारी चीजें भी हम आगे बात करेंगे। अच्छा, प्रपोज करने का अगर आपको अधिकार दिया जाता है तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, आप अगर किसी को एक बार प्रपोज कर रहे हैं, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका बल्ले, ठीक है। तो अगर एक्सेप्ट नहीं किया उसने, ठीक है, अगर एक्सेप्ट नहीं किया
और आप जा करके उसको बार बार परेशान कर रहे हैं, 2 बार 3 बार कर रहे हैं, तो वो आपके मतलब सामने वाला चाहे लड़का चाहे लड़की आपके ऊपर केस कर सकता है कि हमको परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है। ठीक है, यानी आप किसी को एक ही बार क्या कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, 2 बार नहीं, 2 बार करेंगे तो आपके ऊपर केस कर सकती है या फिर कर सकता है। ठीक, अच्छा, इसमें एक केस और सामने देखने को मिल सकता है कि आपने प्रपोज किया, सामने वाले ने हाँ या ना भी कह सकती है, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग गाली देते हैं ना, गाली देके उसके बाद जो है कि कई बार थप्पड़ मारने की बात करते हैं, कई बार लोग थप्पड़ मार भी देते हैं, तो इस पर आप उल्टे केस कर सकते हैं कि सर मैंने इनको प्रपोज किया था, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। ठीक है, तो वो खुद ही फंस जाएंगे, जो सामने वाला व्यक्ति होगा, चाहे लड़का होगा चाहे लड़की होगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको प्रपोज करने का अधिकार भी दे दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप एक ही बार प्रपोज करिएगा, अगर हाँ हो गया ना हो गया तो हट जाइएगा, और ना होने के बाद दोबारा जाएंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक, अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम बात करेंगे अभिव्यक्ति में, आपके मॉडर्न एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। अभिव्यक्ति आप 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, मैंने आपको बताया कि आप बोल करके कर सकते हैं, लिख करके कर सकते हैं, इशारा के माध्यम से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी को आप प्रपोज करने जा रहे हैं, तो आप कई बार कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट बोल करके भी कह देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बोल करके प्रपोज कर देते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ लोग क्या होते हैं, बोलने में जिनको शर्म आती है, फिर जो बोलने में डर रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लिख करके लेटर पे, मतलब आज के जमाने में भी लिख करके भेज देते हैं। कई बार क्या होता है कि अब तो भाई लेटर वाला जमाना चला गया, तो अब मोबाइल के व्हाट्सएप से इंस्टाग्राम आईडी ढूंढ लेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप का आईडी ढूंढ लेंगे, कहीं से भी कुछ भी मिल जाएगा, क्या कर देते हैं, लिख करके प्रपोज कर सकते हैं, या फिर इशारा के माध्यम से। ठीक है, या फिर इशारा के माध्यम से भी क्या करते हैं, अपने मन की अभिव्यक्ति यानी प्रपोज कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए कई बार इशारा लोग करते हैं ना, मतलब नजर नजर का खेल हो जाता है, नजरों में ही प्यार, नजर में ही प्यार हो जाता है। ठीक है, ऐसी बातें होती है ना, तो आप इशारा या संकेत के माध्यम से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अनुच्छेद 19(1) का ए में क्या कहा है, बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है, तो बोलने में आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस आप किसी को गरियाइएगा मत। ठीक है, अभिव्यक्ति में आप क्या कर सकते हैं, 3 प्रकार से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बातों को, बोल करके, लिख करके और इशारा करके। तो इसका मैंने देशभक्ति का भी उदाहरण दिया और आपके प्यार का भी, दोनों उदाहरण दे दिया। ठीक है, तो इसको आप भूलिएगा नहीं, अच्छे से समझ के रखिएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 19(1) का बी, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, क्या है भाई, आप सम्मेलन कर सकते हैं, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तो जरूर है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन आप ये जो सम्मेलन करेंगे कैसे करेंगे, शांतिपूर्वक करेंगे। कैसे करेंगे, शांतिपूर्वक और साथ साथ निरायुध, शांतिपूर्वक प्लस निरायुध तरीके से। निरायुध का मतलब आप बिना हथियारों के जाएंगे, ऐसा नहीं भैया कि हम बंदूक लेके चले गए, हाँ ऐसे चलो गए सरकार, हमको ये वाला अधिकार चाहिए, हमको ये वाला हम फॉलो करिए, या फिर हमको जो है कि नौकरी दीजिए, नहीं तो हम गोली चला देंगे। तो ये जो है कि आपका सम्मेलन करने का तरीका नहीं हो सकता, इसको बैन किया गया है। सम्मेलन करने का तरीका आपका क्या हो सकता है, वो शांतिपूर्वक और साथ साथ निरायुध होना चाहिए, यानी बिना किसी हथियार के होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ गया ना? ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हो गया। तीसरा कहता है आपको संघ बनाने का अधिकार भी दिया गया है, संघ या सम्मेलन या फिर समिति बनाने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, संघ बनाने का अधिकार है आपके पास। फिर वही बात करेंगे अनुच्छेद 1 का डी में, सॉरी अनुच्छेद 19(1) का डी में, तो ये कहता है पूरे भारत में, ठीक है, घूमने का अधिकार है आपके पास। क्या है भाई, पूरे भारत में आपको क्या है, घूमने का अधिकार है। पूरे भारत में क्या है, घूमने का अधिकार है आपके पास। ठीक है, इसके अलावा जो है कि अनुच्छेद 19(1) में 1 का ई में क्या है, निवास करने व बस जाने का अधिकार है। क्या है, निवास करने व बस जाने का अधिकार है, निवास करने व बस जाने का अधिकार है, निवास करने व बस जाने का अधिकार है प्यारे आपके पास। ठीक है, बात समझ रहे ना, सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) जी में क्या है, व्यापार व्यवसाय और साथ साथ कारोबार करने का आपको अधिकार है, कारोबार करने का आपको अधिकार है, करने का अधिकार। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, अब एक बात ध्यान देना, अनुच्छेद 19 में देखिए मैंने पहले ही बताया कि वीडियो में केवल यानी इस क्लास में केवल हम स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो अनुच्छेद 19(1) में किसका किसका उल्लेख किया गया, तो अनुच्छेद 19(1) में आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, तो भाई इसमें जो है कि आपको 6 टाइप्स के, कितने प्रकार के, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है साथियों। कितने प्रकार के, 6 प्रकार की। तो अनुच्छेद 19(1) का ए में क्या है, बोलने व
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने आपको पीछे बताया और बड़े दमदार तरीके से, मुझे लगता है कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि आपके अंदर बोलने की बड़ी जबरदस्त कला है। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो आपको सुनने के लिए कुछ लोग क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सम्मेलन कर सकते हैं, आप बोल रहे हैं, कई बहुत सारे लोग जुट रहे हैं, तो आप भाई आपके पास तो पावर है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई संघ या समिति भी आप बना सकते हैं। अब भाई आपके अंदर बोलने की कला है, तो आपने सम्मेलन बना लिया, और सम्मेलन के बाद क्या कर लिया, आपने एक संघ बना लिया कि भाई आपका एक अपना खुद का संघ हो गया, ठीक है, पार्टी हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में घूमने का आपको अधिकार है, आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। हालांकि कुछ जगह रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, उसकी बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूं, जैसे कि आपके आदिवासी वाले क्षेत्रों में आपको नहीं जाने दिया जाता सामान्यतः। ठीक है, तो आपको क्या घूमने का भी अधिकार दिया गया है। अब जब आप घूम रहे होंगे भारत में, जैसे मान लेते कई बार हम लोग टूर पे जाते हैं, कभी हिमाचल प्रदेश, कभी उत्तराखंड जाते हैं, तो कभी जो है कि त्रिपुरा चले जाते हैं, कभी मेघालय चले जाते हैं, कभी नागालैंड चले जाते हैं, कभी केरल जाते हैं, तो कभी तमिलनाडु जाते हैं, तो कभी गुजरात, तो कभी महाराष्ट्र। यानी भारत में क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे क्या कर सकते हैं, हमको घूमने का अधिकार है पूरे भारत में। और जब हम घूम रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, रात हो गया तो हमको ठहरने के लिए व्यवस्था भी चाहिए, यानी हमको जो है कि निवास करने का भी अधिकार है, और साथ साथ बस जाने का भी अधिकार है। अब कहीं निवास करने और बस जाने का मतलब, देखो भाई, अगर आपको निवास करने का अधिकार दिया गया तो इसका मतलब यह है कि आप अगर घूमने गए हैं, रात हो गया, दिन हो गया, तो चाहे होटल में या फिर कहीं कमरा लेकर के या फिर कैसे भी किसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह निवास कर सकते हैं। और मैं मान लेता हूं कि वहां पे आप निवास किए, 2-4 दिन रहे अच्छे से, और आपको वहां का जगह बड़ा पसंद आ गया, और अगर जगह बड़ा पसंद आ गया तो आपको क्या है भाई, आपको वहां पे बस जाने का भी अधिकार दिया गया है। यानी आप जहां भी गए हैं, जहां भी रुके हुए निवास किए हैं, अगर वहां पे आपको अच्छा लगा तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, परमानेंटली बस भी सकते हैं। और बस जाने के लिए भाई आपको क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे बोलो संपत्ति चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो आपका अनुच्छेद 19(1) का जी था भाई, EF था, ठीक है, 19(1) का EF था, इसमें किसको मेंशन किया गया था, संपत्ति के अधिकार को, किसको, संपत्ति के अधिकार को ही मेंशन किया गया था, जिसको हालांकि क्या कर दिया गया, बाद में समाप्त कर दिया गया। देखिए जो संपत्ति का अधिकार भाई, निवास करने और बस जाने के लिए, आपको निवास करने के लिए तो आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, होटल वगैरह में, लेकिन अगर आप परमानेंटली बसेंगे कहीं पे तो आप संपत्ति तो खरीदेंगे ना। तो जो आप अपनी कमाई से संपत्ति खरीदते हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1) के EF में था। और जो आपके बाप दादाओं द्वारा, यानी कि आपके पैतृक संपत्ति होता है, जो आपके पिता द्वारा आपको दिया जाता है, फिर कह लीजिए कि जो पीढ़ियों के द्वारा आपको दी जाती संपत्ति, उसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में है। लेकिन जो आप खुद से खरीदते हैं उसका उल्लेख कहाँ है, संपत्ति का अधिकार, उसका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 19(1) के EF में है मेरे प्यारे साथी। ठीक है, अच्छा, अब आप संपत्ति खरीद लिए, मतलब बस गए, बसने के लिए आपको क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, बाद में धीरे धीरे आप संपत्ति भी खरीद लेते हैं। अब भाई जब वहां पे रहने लग जाएंगे, खाने पीने के लिए भी तो चाहिए ना, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप व्यापार, व्यवसाय या कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं। अरे वो लोग कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको जो है कि यह अनुच्छेद 19 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 19(1) को है, इसके अंतर्गत ही आपको 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अनुच्छेद 19 बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जैसा भी होगा मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है।